वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत से बढ़िया से स्ट्रक्चर बना के रखे मैंने आप लोगों के लिए। जो अपना कल का एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल था उसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जस्ट टू सेव द टाइम पहले से स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं यहाँ पे। जैसा बोलते हैं ना हमेशा, मंजिल चाहे कितने ही दूर क्यों ना हो, रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हम उस मंजिल को ज़रूर हासिल करके रहेंगे। बस उसी तरीके से हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रक्चर चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, स्ट्रक्चर चाहे कितने उल्टे पुल्टे क्यों ना हो, हम लोग उसको ज़रूर बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करके ही दम लेंगे। सो हियर वी गो द सेकेंड सेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल गाइज। सो कल तक हम लोगों ने देखा था अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन पे फिनॉल पे जोड़े थे, कभी ऑर्थो पे, कभी मेटा पे, कभी पैरा पे। फिर हमने देखे थे क्रिसॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, फिर मिथॉक्सी फिनॉल्स के एसिडिक नेचर को कंपेयर किया, फिर नाइट्रोफिनॉल को, फिर हेलोफिनॉल्स को। एंड फिर वहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताई मैंने आपको, पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन योर पैराफ्लोरोफिनॉल इन स्पाइट ऑफ फ्लोरीन हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरीन का प्लस एम ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू द प्लस एम ऑफ क्लोरीन। अब चलते हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया सा। सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल कौन दिख रहा है? ये बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। कौन है ये है आपका सैलिसल्डिहाइड। क्या है आपका ये? सैलिसल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर के टाइम पे सीखा था हम लोगों ने। अब हमको कंपेयर करना है सैलिसल्डिहाइड, फिर मेटा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड को हम लोगों को कंपेयर करना है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका माइनस एम लगेगा, मेटा पे है तो फॉर्मिल ग्रुप का माइनस आई लगेगा, एंड फिर से पैरा पे आपके फॉर्मिल ग्रुप का क्या लगेगा? यहाँ पे माइनस एम जो है लगेगा। अब देखा जाए तो इसका माइनस आई है एंड इन दोनों का माइनस एम, तो माइनस एम की पावर माइनस आई से ज़्यादा। इसका मतलब है कि पहला एंड तीसरा दूसरे वाले से ज़्यादा एसिडिक होंगे। ये तो बहुत क्लियर है सभी को। एंड ये तीनों भी फिनॉल से क्या होंगे? ज़्यादा एसिडिक होंगे। तीनों का pKa वैल्यू फिनॉल से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि तीनों में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा है। अब कंपेयर करना किसको है? ऑर्थो एंड पैरा को। सो यहाँ पे लगभग आपका किसके जैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाइट्रोफिनॉल के जैसा। यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ये ऐसा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, एंड जो कि एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है। देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस। यहाँ तक कि आगे हमको एक रिएक्शन होता है, रिमर टिमर रिएक्शन, जहाँ पे आपका सैलिसल्डिहाइड ऑर्थो आइसोमर मेजर बनता है कंपेयर टू पैरा। रीज़न ये है कि वहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, राइट। तो फिर उस वजह से ये देखा गया है कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका pKa वैल्यू इसके पैरा आइसोमर से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक्सपेरिमेंटली अगर बात करूँ तो इसका pK वैल्यू लगभग 8.31 के आसपास है, जबकि इसका pK वैल्यू लगभग 7.81 के आसपास है। एंड pK वैल्यू जितनी कम होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? ज़्यादा। सो आपका फॉर्मिल फिनॉल, अगर ऐसा नाम दे दो, फॉर्मिल फिनॉल की अगर हम बात करें तो आपका पैरा आइसोमर इज मोर एसिडिक दैन योर ऑर्थो आइसोमर एंड ऑर्थो इज मोर एसिडिक दैन योर मेटा आइसोमर। ये मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना इधर माइनस आय बंद ही कर दिया, यहाँ पे रेजोनेंस तो चालू है, तो इसके माइनस आय से इसका रेजोनेंस अभी भी ज़्यादा है। देयरफॉर आपका फॉर्मिल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में ऑर्डर क्या आएगा? पैरा सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका ऑर्थो होगा, फिर आपका मेटा होगा, एंड सबसे कम कौन होगा इनके कंपैरिजन में? फिनॉल इनके कंपैरिजन में सबसे कम होगा। पहला आंसर, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन, अब आपको एक तो पहला बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना। व्हाट विल बी द एसिडिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे ये आपका क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे जो है आपका बेंजोइक एसिड है। क्या है वहाँ पे? बेंजोइक एसिड है। सो याद रखना बेटा, यहाँ पे ये दोनों तो फिनॉल है, और फिनॉल के कंपैरिजन में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ज़्यादा एसिडिक है। इसका pK वैल्यू लगभग 4 के आसपास में है, इसका तो 10 है, इसका दोनों के बीच में है। क्लियर। सो यहाँ पे बहुत सीधा सीधा हिसाब है। आपका बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन योर 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल विच इज मोर एसिडिक देन योर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे वर्डिंग में कैसा पूछा जा सकता था? एंड समवन कैन आस्क यू विच ऑफ दीज डू नॉट डिजॉल्व इन बाइकार्बोनेट।
विच ऑफ दीज डू नॉट डिजॉल्व इन बाइकार्बोनेट। अब ये तो होता है, मैंने कल ही बोला था, ये आपके बाइकार्बोनेट में डिजॉल्व होगा। अब ये कार्बोक्सिलिक तो नहीं है, लेकिन ये भी डिसॉल्व होगा क्योंकि यहां पे दो दो नाइट्रो ग्रुप की वजह से इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया, बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते वो आपके बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे नाइट्रो की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से तो ज्यादा हो रही है, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा नहीं हो रही है कि आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है आपके बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व हो सके। तो इसी क्वेश्चन को, मतलब पहले पूछा था एसिडिक स्ट्रेंथ, बाद में पूछा इन दोनों में, इन तीनों में कौन बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व नहीं होगा, तो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व नहीं होगा। ध्यान देना, फिनॉल या फिर जो फिनॉल से कम एसिडिक है वो तो डेफिनेटली बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व नहीं होंगे, है ना, वो तो डेफिनेटली बाइकार्बोनेट में, जैसे कि आपका मिथॉक्सीफिनॉल से या फिर आपके क्रिसॉल से, ये सब के सब बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व नहीं होंगे, हमेशा याद रखना। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में अगर देखोगे तो क्या क्या है, यहाँ पे दो दो नाइट्रो ग्रुप जोड़े हैं, यहाँ पे दो है ऑर्थो पैरा यानी दोनों एक्टिव पोजिशन पे, यहाँ पे दो है, एक ऑर्थो पे है दूसरा मेटा पे है, यहाँ पे भी दो है, एक मेटा पे है एक पैरा पे है। तो अगर देखा जाए तो यहां पे एक एक ही ऐसा है जो एक्टिव पोजीशन पे है, लेकिन यहां पे दोनों के दोनों कैसे एक्टिव पोजीशन पे है, यानी यहां पे इसका भी -m लगेगा, इसका भी -m लगेगा। अगर इधर की बात करें तो यहां पे इस ऑर्थो का -m, मेटा का -i, यहां पे इस पैरा का -m, इसका भी -i। अब ये तो क्लियर है कि भैया यहाँ पे दोनों का मिला के बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों का स्ट्रांग -m, जिसके चलते 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन दीज टू, इनसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि सिंपल, मैंने क्या बोला, क्या चेक करना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछे हमको, मतलब आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे ही ज्यादा ध्यान देना है। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये प्रोटॉन निकलता है, ये प्रोटॉन निकलेगा तो यहां पे जो एनायन बनेगा, फिनोलेट बनेगा, वो क्या होगा, वो इधर आया, फिर यहाँ पे जो पाई बॉन्ड इधर डीलोकलाइज होकर इस नाइट्रो के ऊपर डीलोकलाइज होता है, हो सकता है। सिमिलरली वो इधर आके इस नाइट्रो के ऊपर भी तो डीलोकलाइज हो सकता है। इसके लिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से ज्यादा होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। अब इन दोनों में एक चीज क्या है कॉमन, ये मेटा वाला नाइट्रो, ये इन दोनों में भी कॉमन है, तो उसका तो भैया क्या होगा, उसका -i तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब ये ज्यादा एसिडिक होगा कि ये, अब आंसर होगा ये वाला, क्योंकि यहां पर इस नाइट्रो का इसके साथ क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। एंड हमने कल ही देखा था, कल वाले सेशन में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरानाइट्रोफिनॉल से कम है। इट मींस आपका सबसे पहला कौन होगा, फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक, फिर होगा आपका थर्ड एंड फिर होगा आपका सेकंड। सो थर्ड से सेकंड कम एसिडिक है, उसका रीजन हमने एक्सप्लेन किया है कि यहां पे इन दोनों में क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड एग्जांपल। अब आते हैं इस फोर्थ एग्जांपल की तरफ, जिसका नाम क्या बनेगा, जिसका नाम बनेगा, ये रहा आपका 2, ये रहा 4, ये रहा 6 एंड इट्स अ वेरी वेरी फेमस कंपाउंड जो कि आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फेमसली दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, है ना, ये है जो आपका एक पिक्रिक एसिड है। ठीक, तो अब यहां पे पिक्रिक एसिड देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ना ही वो एक सल्फोनिक एसिड है, फिर भी पिक्रिक एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो आपके बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होके बहुत आसानी से बबल्स लिबरेट करेगा CO2 के, बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होके CO2 के बबल जो है बहुत आसानी से लिबरेट करेगा। इसका पीके वैल्यू कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम है, यहां तक कि आपका बेंजोइक एसिड से भी कम है, आपका एसिटिक एसिड से भी कम है। सो योर पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन योर एसिडिक एसिड देन योर बेंजोइक एसिड, मतलब कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। रीजन बहुत क्लियर आपके सामने है। मान लो ये जो आपका पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे अगर ये प्रोटॉन निकल गया, है ना, ये प्रोटॉन निकल गया, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है कैसे कैसे स्टेबल हो सकता है, ये इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर जाके ये इधर डीलोकलाइज हो गया, है ना। फिर उसी तरीके से अगर हम दूसरा, मतलब इसका एक किस तरह से बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये आपका इधर डबल बॉन्ड N, ये रहा O-, ये रहा O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये कुछ इस तरह से बना आपका।
ठीक है, ये ऐसा बनेगा। सिमिलरली ये भी तो हो सकता था, सिमिलरली ये भी हो सकता था कि ये निगेटिव चार्ज इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर आके इस नाइट्रो के ऊपर डीलोकलाइज हो गया। यानी कि आपके पास अगर आप देखते तो आपके कॉन्जुगेट बेस में, है ना, आपके कॉन्जुगेट बेस में एक स्ट्रक्चर जो है बेटा कुछ ऐसा भी तो बन सकता था, है ना, एक स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा भी बन सकता था। यानी कि यहां पे क्या हो रहा, यहां पे जो निगेटिव चार्ज है एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन तीन नाइट्रो के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, जिसके चलते उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा एंड उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो रही है कि इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आल्सो। एंड इसी का मतलब है कि आपका पिक्रिक एसिड बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से आपके बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल जो है लिबरेट करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब उसके बाद में आते हैं इन दोनों। अब यहां पे आप एक बहुत बढ़िया सा नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब जरा ध्यान से देखो। यहां पे दोनों फिनॉल्स में देखो आप, दी नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। इधर भी दो मिथिल है, इधर भी दो मिथिल है, यहां पे एक नाइट्रो है, यहां पे एक नाइट्रो, सो नंबर एंड नेचर आर सेम। लेकिन दिक्कत क्या है, उनकी पोजीशन में बदलाव है ना, उनकी पोजीशन डिफरेंट है। अब यहां पे अगर आप देखोगे अब क्या होगा, यहां पे कोई सोचेगा सर यहां पे नाइट्रो पैरा पे है, यहां पे भी नाइट्रो पैरा पे है, ठीक। फिर ये दो मिथिल यहां पे मेटा पे है, इसका मतलब वो दो अपना प्लस आई एक्सर्ट करेंगे एंड यहां पे ये दो मिथिल जो है वो एक्टिव पोजीशन पे ऑर्थो पे है, यानी कि वो अपना प्लस एम एक्सर्ट करेंगे। लेकिन भैया यहां पे थोड़ी सी दिक्कत क्या है पता है, यहां पे दिक्कत ये है कि ड्यू टू दीज टू अल्किल ग्रुप्स देयर विल बी स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस एंड अल्किल ग्रुप्स जो है दे आर नोन टू एक्सर्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इन दोनों के वजह से इधर नाइट्रो के साथ में क्या हो जाता है, इन दोनों के वजह से नाइट्रो के साथ हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ड्यू टू विच, अब स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा रिपल्सिव इंट्रैक्शन होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में दिस नाइट्रो फ्लिप्स, ये यहां पे अक्रॉस दिस सिंगल बॉन्ड ये क्या हो जाता है फ्लिप, एंड जैसे वो फ्लिप हो जाता है उसका रेजोनेंस, मतलब उसका ये वाला जो रेजोनेंस है पाई बॉन्ड इधर खींच के रिंग के पाई बॉन्ड इधर लेने का, वो रेजोनेंस जो है डिमिनिश हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इसका मतलब अगर नाइट्रो का इस रिंग में रेजोनेंस ही नहीं बना, नाइट्रो का इस रिंग के साथ अगर रेजोनेंस ही नहीं बना, तो मुझे बताओ क्या ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज तो होगा, लेकिन किधर, सिर्फ और सिर्फ आपके रिंग में ये डीलोकलाइज होकर इस ऑक्सीजन की तरफ नहीं जा सकता। इसका मतलब दिस ऑक्सीजन, आई मीन दिस नेगेटिव चार्ज विल नॉट बी डीलोकलाइज ओवर नाइट्रोजन, जबकि इधर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पे ये नाइट्रो का माइनस एम एज इट इज बना रहेगा, है ना, इसका माइनस एम बना रहेगा। लेकिन यहां पे जो हो रहा है उसको बोला जाता है SIR, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना, उसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब दो मिथिल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका रेजोनेंस इनहिबिट हो गया एंड जिसके चलते इसका सिर्फ क्या बचा, यहां पे इसका बचा सिर्फ माइनस आई। अब मुझे बताओ बेटा, माइनस आई ज्यादा पावरफुल कि माइनस एम ज्यादा पावरफुल? सो यहां पे इस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट की वजह से सेकेंड वाले स्ट्रक्चर की एसिडिक स्ट्रेंथ पहले वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर ऐसा बनेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, खूबसूरती से याद रखना। अब आते हैं लास्ट इस एग्जाम, इसके बाद में और है, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया तो हो गया। अब ये आपका, तो यहाँ पे मतलब जितना हमने कवर किया, इसके अलावा फिनॉल्स पे और किसी भी तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, बिंदास रहना एकदम, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल कवर किया। अब इसके अलावा जो क्रॉस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वो हम इसके बाद में कवर करना। अब यहां पे देखना क्या है, यहां पे ये 4 फिनॉल्स है, ठीक है ना, फिर इस फिनॉल में नाइट्रो है, इसमें फॉर्मिल ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिल है, इसमें आपका सल्फोनिक है। अब यहां पे होता क्या, यहां पे हमको पूछा जाएगा अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग नेचर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फटाफट स्टूडेंट क्या देखते हैं, ऊपर सब OH देखते, इधर देखते नाइट्रो अल्डिहाइड, आई मीन फॉर्मिल COH देखते, फटाक से नाइट्रो का पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल, मतलब इसको सबसे एसिडिक बना देते। भैया यही तो गलती कर जाते हैं ना हम लोग, यहीं पे तो दांव पेच लड़ाते हैं जो पेपर सेटर होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो आप इधर ध्यान ही नहीं दे, इधर कौन है,
ये दोनों ना बहुत ही जबरदस्त तरीके का स्माइल दे रहे हैं। वो दोनों बोल रहे हैं भैया ऐसे ही हम कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक नहीं है, दिस इज कार्बोक्सिलिक, दिस इज सल्फोनिक, एंड दोनों के दोनों आपका फिनॉल से क्या है, ज्यादा एसिडिक है। दोनों के दोनों आपके फिनॉल से क्या है, ज्यादा एसिडिक है। अब कार्बोक्सिलिक से ज्यादा एसिडिक कौन है आपका, सल्फोनिक। तो यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद हो गया पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों में नेचर से फिनॉल फिनॉल है, दीज टू आर नॉट फिनॉल गाइस, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सल्फोनिक एसिड। अब इन दोनों में फिनॉल है, तो अब यहां पे आप इनका -m के बारे में सोचो। तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल होगा, फर्स्ट, एंड फिर ये रहा आपका सेकंड। सो ध्यान देना, गलती ये नहीं कि सबके सब फिनॉल, दीज टू आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन योर फिनॉल, क्योंकि उनका क्लास ही अलग है। बात ही क्या है उनके बारे में, करना क्या है, ठीक है। सो ये हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स। अब यहां पे एम्स में एक साल में क्वेश्चन क्या आया था, लेट मी टेल यू। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया था। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे ना कंफ्यूज हो गए थे उस साल, ध्यान ही नहीं थे। जैसा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया उसी तरीके का क्वेश्चन कुछ वहाँ पे आया था, और स्टूडेंट्स जो है वहीं पे गलती करके आ गए, सो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है जो क्वेश्चन पूछा था। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहीं पे चेंज करता हूँ ना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो कुछ ऐसा था, ओके। एक सिंपल फिनॉल लिया था, एक आपका पैराक्रिसॉल लिया था, ठीक है। फिर आपका एक लिया था पैराटोलिक एसिड, एंड दूसरा लिया था आपका सिंपल बेंजोइक एसिड। अब कई सारे स्टूडेंट ने क्या देखा, ने ये देखा कि भैया इधर जो है एक डोनेटिंग ग्रुप है, इसके लिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यस, आई डू एग्री विथ यू कि डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ यहां से इन दोनों से ज्यादा होगी। अब वहां पे कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटली ऐसी प्रूव हो चुकी है, जैसे कि आपका पिक्रिक एसिड, भले ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, फिर भी वो एक काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वहां पे एक नहीं बल्कि तीन बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पे क्या होगा, फिर यहां पे अब ये भी कार्बोक्सिलिक, अब इन दो कार्बोक्सिलिक की एसिडिक स्ट्रेंथ इन दो फिनॉल से ज्यादा होगी। अब इन दो में कैसा कंपेयर करो, इन दो में इस CH3 का डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। यानी इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिर सिंपल बेंजोइक एसिड। तो आंसर क्या बनेगा, 4 से बाद 3। अब ये दोनों फिनॉल है, फिर इन दो फिनॉल में ये स्टैंडर्ड है, जबकि इसका कौन सा इफेक्ट है, +m, एंड हम कल से देख रहे हैं +m होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी क्या होगा आपका 4 के बाद 3 के बाद आएगा 1, एंड 1 के बाद कौन आएगा आपका 2। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, और थोड़े से हम क्वेश्चन लेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पे ही, है ना, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पे ही, और दूसरे बढ़िया से क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ पे गाइस। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़े से अलग वाले कंपाउंड्स के साथ भी हम इनको कंपेयर करेंगे, एंड और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल। अब तो हमने फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करी, अब यहाँ पे जनरल और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। सो ध्यान देना यहाँ पे। अब एक दो चीज़ें मैं आपको ऐसे भी बताना चाहूँ। सो मैं आपको ये कंपेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, ये अपने पास एक है फिनॉल, ठीक है ना, एंड ये अपने पास है थायोफिनॉल, ठीक है। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट। फिर इसके बाद में जो हम एक स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया सा, है ना, एक स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया सा, हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे किसी एक फिनॉल के साथ में एंड किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। इसका नाम है स्क्वारिक एसिड, है ना, इसका नाम है स्क्वारिक
एसिड है, राइट। अब ये आपका फिनॉल एंड ये आपका थायोफिनॉल। अब पूछा जा सकता है इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। अब देखो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी का एक कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है ना। सो अगर आप क्या करो, इन दोनों को डीप्रोटोनेट कर दो, तो ये आपने इसको डीप्रोटोनेट कर दिया, ये आपने इसको डीप्रोटोनेट कर दिया, ठीक है। अब दोनों का भी निगेटिव चार्ज रिंग के साथ डीलोकलाइज होगा, राइट। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर आप ध्यान में आता है ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, यानी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ रही है, तो साइज बढ़ने की वजह से वो जो आयनायन है ज़्यादा डिस्पर्स हो जाता है उस बड़े साइज पे, एंड उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी थायोफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए आपका, थायोफिनॉल शुड बी मोर एसिडिक, थायोफिनॉल शुड बी मोर एसिडिक देन योर नॉर्मल फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर बनेगा इन दोनों में, फिनॉल एंड थायोफिनॉल में क्या होगा, योर फिनॉल इज लेस एसिडिक देन योर थायोफिनॉल। एक पॉइंट ये बना। अब आते हैं यहाँ पे ये जो आपका स्क्वायरिक एसिड। अब अगर ये स्क्वायरिक एसिड की बात करते हैं तो स्क्वायरिक एसिड इज ऑल्सो वेरी वेरी एसिडिक, मतलब ये आपका कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक है एंड कई सारा फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक है। एंड द मोमेंट आई सेड दिस इज मोर एसिडिक दैन सम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का मतलब है दिस ऑल्सो डिजॉल्व्स इन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एंड ये वहाँ पे CO2 के बबल्स जो है लिबरेट करेगा। यानी एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व्स इन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड गिव्स और लिबरेट्स द बबल्स ऑफ CO2। उसमें हो सकता है आपका ऑप्शन हो स्क्वायरिक एसिड, हो सकता है आपका ऑप्शन हो पिक्रिक एसिड, हो सकता है आपका ऑप्शन हो बेंजोइक एसिड, एंड एक ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली क्या आएगा आपका आंसर, ऑल ऑफ दीज। हो सकता है ये तीन हो एंड ऑल ऑफ दीज के जगह पे हो सकता है पैराक्रिसॉल हो, एंड क्वेश्चन पूछा जाए कौन लिबरेट नहीं करेगा CO2, तब आपका आंसर क्या बनना चाहिए, पैराक्रिसॉल, क्योंकि पैराक्रिसॉल जो है फिनॉल में CH3 जोड़ा। अब वैसे ही फिनॉल डिजॉल्व नहीं होता बाइकार्बोनेट में, एंड CH3 जोड़ोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, और कम, यानी वो तो अब डिजॉल्व होगा ही नहीं। ध्यान देना क्या पूछा उस चीज की तरफ देना। सो स्क्वायरिक एसिड, व्हाई स्क्वायरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन सर्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो, क्योंकि अब देखो ये मान के चलो पहली बार यहाँ का प्रोटॉन निकल गया, ठीक है। जब यहाँ का प्रोटॉन निकलेगा तो वैसे ही इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, वैसे ही स्क्वायरिक एसिड का एक प्रोटॉन निकल, अब इसको भी 2 pK वैल्यू होंगे क्योंकि इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन है ना। तो ये एक प्रोटॉन जाने के बाद वैसे ही आपका जो है कॉन्जुगेट डीप्रोटोनेट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया हमने, स्क्वायरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब ये कॉन्जुगेट बेस बहुत बढ़िया रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, कैसे, ये इधर आएगा, ये इधर डीलोकलाइज हो गया, ये आपका इधर डीलोकलाइज हो गया, एंड यू हैव दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ऐसा बन गया, यहाँ पे आपका इधर क्या है आपका O-, ये रहा आपका O-, एंड ये रहा आपका डबल बॉन्ड O। अब क्या हो सकता है, अब दिस नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज हियर, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये आपका इधर आया, एंड यू हैव थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड अब तक जितने भी बने हैं तीनों के तीनों बेटा आइडेंटिकल है, जरा ध्यान दो, तीनों के तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। ये रहा आपका यहाँ पे O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये रहा यहाँ पे आपका कीटोन, ठीक है। अब क्या होगा, अब जरा ध्यान दो, सो आपका इस कार्बन पे भी डीलोकलाइज हो गया, आई मीन ये सॉरी, ये दोनों ऑक्सीजन पे आया, फिर ये दोनों ऑक्सीजन पे आया। अब क्या हो जाएगा, अब आपका ये इधर डीलोकलाइज हुआ, ये इधर डीलोकलाइज हुआ, ये जो है आपका यहाँ पे डीलोकलाइज हुआ। सो एक एक करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 4 ऑक्सीजन एटम। एक एक करके नेगेटिव चार्जेस डीलोकलाइज ऑन 4 ऑक्सीजन एटम, एंड चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल बन रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। हेंस वी से स्क्वायरिक एसिड इज अ वेरी गुड एसिड, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो याद रखना, स्क्वायरिक एसिड हो चाहे पिक्रिक एसिड हो, आपके कार्बोक्सिलिक नहीं होते हुए भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होते हैं एंड CO2 के बबल्स को लिबरेट करते हैं। एक ये बहुत ही बढ़िया वाला था पॉइंट।
पॉइंट आपके लिए, ठीक है ना। फिर ऊपर थायोफिनॉल का भी पॉइंट की बात करी हमने। फिर इसके आगे हमको कभी और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलो ध्यान देना। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लिए, है ना। यहाँ पे ये स्क्वायरिक एसिड का हो सबने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। अब इसके आगे जो है हमको कभी ऐसा स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है। ध्यान से देखना सब लोग। सो मान लो अपने को कुछ ऐसा एक ही स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, वो हमको अलग अलग एक ही स्ट्रक्चर पे हमको अलग अलग एसिडिक प्रोटॉन्स को कंपेयर करने को बोलेंगे। ये ऐसा दिया होगा एंड ये यहां पे ऐसा दिया होगा। अब आपको क्या बोला जा सकता है, अब ये देखिए आपको बोला जा सकता है, पहले या तो पूछा जा सकता है कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम मेटल लगेंगे टू न्यूट्रलाइज दिस कंपाउंड, है ना। कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम मेटल लगेंगे। तो आपको देखना है, आपको पता है सोडियम मेटल भैया यहां तक कि वो आपके अल्काइन के प्रोटॉन को, अल्काइन के एसिडिक हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस करता है। जब वो अल्काइन को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब वाटर में भी, अल्कोहल में भी, फिनॉल में भी, सबको डिस्प्लेस कर सकता है। सो यहां पे देखो क्या क्या, ये बेंजीन रिंग को वही जुड़ा मतलब फिनॉल है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके पास अल्कोहल है। इन दोनों का तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका तो सबको पता है। एंड ये क्या है, ये देखो, ये तो हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है ना। ये आपका जो टर्मिनल अल्काइंस है जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक आपका रिएक्शन टेस्ट है टू कंफर्म एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है तो आपको कितने सोडियम इक्विवेलेंट्स लगेंगे, 4। कितने लगेंगे, 4 सोडियम इक्विवेलेंट्स लगेंगे। अब हो सकता है अगर कभी आपको वैसा ना पूछा, आपको ये स्ट्रक्चर देखिए एरो पे आपको दिया जाए ऐसा सोडियम मेटल एंड यहां पे लिखा होगा सिर्फ 1 इक्विवेलेंट, है ना, सिर्फ 1 इक्विवेलेंट। एंड इनको नंबर दिया जाए एसिडिक हाइड्रोजन्स को, इसको बोला जाए नंबर 1, इसको बोला जाए नंबर 2, इसको बोला जाए नंबर 3 एंड इसको बोला जाए नंबर 4। एंड अब पूछा जाए कौन सा प्रोटॉन डिस्प्लेस होगा, तो ऐसे में आपको सोचना है जो हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक है वो सबसे फास्ट डिस्प्लेस होगा। अब वो कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन योर फिनॉल, देन योर अल्कोहल, देन योर अल्काइंस। तो अगर एक इक्विवेलेंट सोडियम दिया है मतलब आपको किसको न्यूट्रलाइज करना है, आपके कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप को जो है न्यूट्रलाइज करना है। क्लियर है बेटा, एकदम से पक्का क्लियर है, बहुत अच्छे। सो अब तक जितना भी हम लोगों ने सीखा है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि किसी को भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी भी तरीके का। एंड अगर है भी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर, आप मुझे मैसेज करके, फ़ोन करके भी आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर लगता है आपको कि भाई अभी भी स्टिल देयर इज समथिंग विच इज़ मिसिंग इन योर ब्रेन, सो बिंदास पूछिए, ठीक है ना, बिंदास पूछिए। सो नेक्स्ट, अगर हमको मान लो, अगर हमको कभी 1-2 स्ट्रक्चर और इस तरीके के दिए जाए, ठीक है ना। अब हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मान लो हमको कभी ऐसा दिया जाए, ये आपको दिया जाए ऐसा 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना, दिस इज नॉट पैरा नाइट्रो, दिस इज 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेनॉल। फिर हमको दिया जाए ऐसे 4 मिथिल फिनॉल, है ना, फिर हमको दिया जाए 4 मिथिल फिनॉल, ओके। फिर हमको दिया जाए थायोफिनॉल, फिर हमको दिया जाए थायोफिनॉल। एंड अब चाहो तो हम इसमें एक और जोड़ सकते हैं, हम इसमें एक और जोड़ सकते हैं एंड वो जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे बेंजोइक एसिड। एंड अब हमको पूछा जाए इन चारों में सबसे वीक एसिड कौन है, इन चारों में सबसे वीक एसिड कौन है। सो देखो ये नेचर में कौन है, अल्कोहल है, दिस इज नॉट फिनॉल, ये नेचर में जो है आपका अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये थायोफिनॉल है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो भैया सबको पता है आपका अल्कोहल जो है वीक एसिड है कंपेयर टू फिनॉल, थायोफिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे नाइट्रो है ना रे बाबा, लेकिन नाइट्रो का रेजोनेंस थोड़ी है, नाइट्रो का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ऑपरेट कर रहा है, माइनस है, वो भी दूर है, 1 2 3 4 कार्बन। हमको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की एबिलिटी क्या हो जाती है, उसका पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो इसका मतलब ये जो आपका सबसे वीकेस्ट एसिड है इन चारों में, है ना, ये जो आपका सबसे वीकेस्ट एसिड है। बात क्लियर बेटा। चलो और कुछ
यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स देखे जाए इसी तरीके के। अब हम जनरल बात करें, अब हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। मान लो कभी आपको ऐसा दिया जाए, है ना, मान लो कभी आपको ऐसा दिया जाए, यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है। अब ये अल्कोहल फिनॉल अपना यही चैप्टर में कंटिन्यूएशन का पार्ट है, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ अल्कोहल के भी एग्जांपल्स ले रहा हूँ यहाँ पे। सो एक स्ट्रक्चर मान लो आपको ये दिया जाए, आपको पूछा जाए कि यहाँ पे एसिडिक नेचर कंपेयर करो इन 3 हाइड्रोजन का, इनको हम नंबरिंग देते हैं, इसको हम ए हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, इसको हम क्या करेंगे सी हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर आप बोलो तो एक आध और एग्जाम्पल लिया जाए आपके लिए, एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं। समझो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसा जोड़ दिया, यहाँ पे हमने एक ये और OH जोड़ दिया, यहाँ पे भी हम एक और OH जोड़ते हैं, एंड ये हम यहाँ पे भी एक और OH जोड़ते हैं। पहले तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं इन 3 एसिडिक हाइड्रोजन को। तो क्या देखना है, मैंने क्या बोला था, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस देखो, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। सो बहुत सीधा सीधा हिसाब है यहाँ पे। सो क्या अगर ये प्रोटॉन गया, ये प्रोटॉन मान लो अगर निकल गया, तो यहाँ पे जो आयन बनेगा वो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है। फिर अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो इसका किसके साथ रेजोनेंस बन रहा है, क्या बन ही नहीं रहा है, क्योंकि रेजोनेंस बनने के लिए अल्टरनेट में आना चाहिए, आपका पाई बॉन्ड या फिर आपका नेगेटिव चार्ज किसी न किसी के साथ अल्टरनेट में आना चाहिए। जबकि ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है सिंगल बॉन्ड 2 बार है, इसका मतलब है यहाँ पे इसका किसी भी तरीके का रेजोनेंस नहीं बनेगा। सो यहाँ का आयन सिर्फ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टेबल होगा। अब आते हैं इधर, अगर मान लो इसने प्रोटॉन दिया ये वाला, अब जब ये प्रोटॉन गया तो ये जो निगेटिव चार्ज होगा इधर आएगा। अब जैसे ये इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होके ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। इट मींस यहाँ वाला कॉन्जुगेट बेस एक्सटेंडेड रेजोनेंस के साथ स्टेबल है, एंड निगेटिव चार्ज बार बार डीलोकलाइज होगा तो किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे ही जाएगा। एंड सो मतलब यहाँ का कॉन्जुगेट बेस इसके कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा स्टेबल है, मतलब बी वाला हाइड्रोजन ए वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा एसिडिक है, ये कंफर्म है। अब सी की बारी, अब सी का हाइड्रोजन अगर चला गया, सी का हाइड्रोजन चला गया तो ये नेगेटिव चार्ज क्या ये इस कीटोन के रेजोनेंस में है, बिल्कुल नहीं। आप खुद ही करके देखो, यहाँ पे ये हमने ऐसा यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब मान लो ये ऐसा O- बना, ठीक है ना। सो क्या हो सकता है, ये इधर जब आएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल 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 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो उस केस में इस डबल बॉन्ड को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। अब ये इधर तो हो नहीं सकता, है ना, इसके लिए इधर मतलब यहाँ का कॉन्जुगेट बेस भी रेजोनेंस में है, लेकिन उसका रेजोनेंस इस कार्बन के ऊपर है, ना कि उस कीटोन के तरफ। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन सा हाइड्रोजन था, बी वाला, इसके लिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर कौन होगा, सी, एंड ए सबसे कम एसिडिक होगा, सिंपल बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पे आपका आंसर आया बी, फिर कौन था भैया, सी, एंड फिर था आपका ए। ये इस तरीके से। अब आते हैं इधर, है ना, अब आते हैं इधर। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। फिर इस हाइड्रोजन को चलो हम लोग नंबर 2 बोलते हैं, एंड इस हाइड्रोजन को हम नंबर 3 बोलते हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों में हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कंपेयर करनी है। देखते हैं फटाफट। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये प्रोटॉन चला गया, मान लो ये प्रोटॉन जो अपना चला गया, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या हो सकता है, ये इधर आया। अब ये डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्बन पे आ सकता है, यानी यहाँ का कॉन्जुगेट बेस सिर्फ एक ही रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। दूसरी बात करते हैं, अगर यहाँ वाला प्रोटॉन हटाते हैं, 3 नंबर वाला, अब अगर यहाँ का प्रोटॉन हटाते हैं तो इसको मैं जरा मिटा देता हूँ जस्ट टू शो यू द रेजोनेंस। तो ये जो नेगेटिव चार्ज जब ये इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आके ये इधर चला जाएगा, यानी इसके जैसा ही बनाया मैंने, सिर्फ दिखने के लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बनाया। इधर 6 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग थी। एंड क्या ये प्रोटॉन जाने पे कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नजर आ रही, नहीं। मतलब मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ पे बन रहा है, 3rd नंबर वाला हाइड्रोजन हटाने पे, यानी 3 की एसिडिक स्ट्रेंथ 1 और 2 से ज्यादा होगी, है कि नहीं, एंड A की एसिडिक स्ट्रेंथ 2 से ज्यादा है। मतलब इस स्ट्रक्चर में आपका आंसर क्या बनेगा, 3 इज मोर एसिडिक देन, इसको 1 नंबर दिया था, सो 3 इज मोर एसिडिक देन 1 विच इज मोर एसिडिक देन 2। ये इस तरीके से बेटा यहाँ पे जो है आंसर बनेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अपना एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। गारंटी है कुछ बचा ही नहीं, है ना, समझ में नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं था। अगर इसके बावजूद भी स्टिल यू हैव मिस्ड एनीथिंग,
आई एम देयर अवेलेबल फॉर यू, राइट गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। बराबर से एकदम जोर शोर में लगे रहो, वो भी जो अभी नए नए 12th में गए हैं, एंड वो लोग तो बहुत जोश में लगना है आपको जिनको सितंबर महीने में आपका नीट का एग्जाम्पल देना है। द डी डे इज वेटिंग फॉर यू ऑल, राइट गाइस। थैंक यू वेरी मच।